अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बारे में हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आमिर गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दो तीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो बड़ी हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। एक तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो डिमांड की थी कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर हैं PTI के और जिनकी जो मूवमेंट थी कश्मीर के अंदर, उनकी जो तकारीर थी और बाज़ ऐसी वाक़यात जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुए सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी देखा होगा, और उसके बाद उनसे कहा गया था कि वो कश्मीर छोड़ दें। उन्होंने फाइनली कश्मीर छोड़ दिया। इस वजह से कि क्रिटिसिज्म बढ़ गया था। उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जो खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कश्मीर के अंदर आए हैं और उन्होंने तकारीर की हैं। तकरीर का जो फुटप्रिंट है वो चेंज नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ खड़े होकर ज़्यादातर क्रिटिसिज्म जो है वो नवाज़ शरीफ को और बाकी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बनाया, लेकिन प्रिडोमिनेटली क्रिटिसिज्म जो है वो नवाज़ शरीफ पे था कि किस तरह वो जो है वो धोखा दे के, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के, मासूम शक्ल बना के, धोखा दे के वो पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो इशू है इंटरनेशनली, वो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का या कोई लीडर नहीं उठा सकता जिसका कैरेक्टर ख़ुद साफ़ ना हो, जिसके बारे में किसी किस्म का शकूक व शुबात ना हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है। अगर उसने पैसे नहीं खाए हुए, पैसे लूट मार नहीं किए हुए, वो लूट मार जो है वो मुल्क से बाहर नहीं पहुँचाई हुई, इस तरह की बातें जो हैं वो उन्होंने की। उनके नैरेटिव जो है उसके अंदर कश्मीर के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आज़ादी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर बनूंगा और जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ा मैं वो जाके कश्मीर की बात करूँगा। काश के ये चीज़ें जो हैं वो बातचीत से हल हो सकती तो 70 साल जो हैं इस इशू को ना गुजरते। दूसरी तरफ से मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने भी उसी तरह हीट उठाई हुई है क्रिटिसिज्म की इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, और साथ साथ वो उन लोगों को बताना चाहती हैं जो जिनका वो नाम नहीं लेती कि अगर किसी ने ये साफ शफाफ इलेक्शन ना करवाया, अगर कहीं धांधली हुई तो फिर हम जो है उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो लाए अमल है उसके बारे में भी वो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी से बात नहीं करती, लेकिन ये चूँकि अभी इलेक्शन के अंदर 6 दिन बाकी हैं तो उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि क्या लाए अमल होता है। अगर वो फ़र्ज़ किया इलेक्शन जो है वो बुरी तरह हारते हैं। तीसरी तरफ आसिफा भुट्टो जो हैं, आसिफा भुट्टो ज़रदारी, उनकी भी तकारीर पहली दफ़ा सुनने में आई और उन्होंने ना सिर्फ वो जज्बाती तकरीरें की, उन्होंने कहा कि मतलब उनकी वालदा और उनके नाना जो हैं वो कश्मीर के मुजाहिद रहे हैं। उन्होंने हिफाजत करने की कोशिश की और साथ साथ उन्होंने कश्मीरियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि जहाँ पे कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जाले जो हैं वो अपना खून गिराएंगे। ये बातें जो हैं वो हम आपको इस प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड बिफोर वी गो इनटू ब्रेक, वो दिखाएंगे कि जो तकारीर हैं वो कहाँ तक जा रही हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं सिलाव के अंदर ऐसे कश्मीरी जो मुतहर्रिक कश्मीरी हैं जो हर इलेक्शन से पहले कश्मीर आते थे, इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, अपने अपने जो इलाकों के कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। वो नहीं आ सके तो वो सिलाव में बैठ के जो कैंपेन चला रहे हैं उसके बारे में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं औरंगज़ेब चौधरी, उनका एक स्पेशल पैकेज जो है वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम में वापस। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के करीबी इलाके सिलाव में एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी और कश्मीरियों की तादाद 30,000 के करीब है। इनमें से ख्याल किया जाता है कि 18,000 के करीब कश्मीरी नाजाद हैं जो कि बरतानी सियासत में एक मुतहर्रिक किरदार अदा करने के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सियासत में भी एक गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस वक्त सिलाव बरो कौंसिल के मेयर भी कश्मीरी नजाद हैं और उनके साथ एक बड़ी तादाद कश्मीरी नजाद कौंसिल की भी है जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंतहाई गहरी दिलचस्पी और नज़र रखे हुए हैं। मीरपुर डिवीज़न के तमाम हल्का जात की एक बड़ी तादाद इस वक्त सिलाव में रिहाइश पजीर है और जो कोरोना वायरस के पेश नज़र वहाँ पर अमली तौर पर तो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना ले सकी, मगर यहाँ से बैठ कर वो अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एक मुतहर्रिक और एक जामिया कैंपेन जारी रखे हुए है। ओवरसीज़ कश्मीरी इस चीज़ की तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। मेरा तल्लक चूँकि मीरपुर शहर से है तो मैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद साहब और अपने पार्टी के जितने भी बाकी उम्मीदवारान हैं और जो बाकी कायदीन हैं उनकी हिमायत के लिए जाना था। कश्मीरियों की बहुत ख्वाहिश थी क्योंकि उन्होंने पहले सब पार्टियों को आजमा के देख लिया, इस दफा वो PTI के ऊपर उम्मीदें रख रही हैं। We have a keen interest in the forthcoming elections in Azad Kashmir. What we really seek out there is that we have fair elections for one. ओवरसीज़ कश्मीरियों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिया जाए ताकि जो एक वास्ट मेजॉरिटी है कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की जो यहाँ UK में रहती हैं या जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उनको भी ये हक दिया जाए। हम ओवरसीज़ कश्मीरी मुस्लिम रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद, पुरज़म और पुरुमीद हैं।
ओवरसीज़ कश्मीरियों की बड़ी तादाद इस मरतबा आज़ाद कश्मीर कोरोना वायरस के पेश नज़र ना जा सकी। ओवरसीज़ कश्मीरी बरतानिया से अपनी पार्टी उम्मीदवारों की भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पुरअमन मुकम्मल साफ व शफाफ होंगे। औरंगजेब चौधरी, जियो न्यूज़, सिलाव। औरंगजेब चौधरी आपको बता रहे थे कि सिलाव के आसपास रहने वाले कश्मीरी जो हैं उनका क्या सेंटिमेंट है, और आपने देख लिया उनकी बातें आपने सुनी है। वो अक्रॉस द बोर्ड सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके सपोर्टर हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर भी अभी तक वहाँ मौजूद हैं, जो कहते हैं कि वो अपने कैंडिडेट को, और फिर ये चीज़ जो है जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर बार बार उभर के सामने आती है कि पार्टी की जो सपोर्ट है ही, लेकिन कैंडिडेट की सपोर्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बाकायदा नाम लेके कहते हैं कि उनके कैंडिडेट जो हैं वो कौन हैं और किस तरह जो है वो इलेक्शन जीतेंगे, और उनके लिए नेक दुआएं। दूसरा पैकेज हमारा जो है वो ब्रैडफोर्ड से रियासत मुगल का, वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ उस पार्टी को वोट दिया जाए जो कश्मीर का जो कॉज है, जो नज़रियाती तौर पे उसके साथ जुड़े हुए हैं, बजाय इसके कि जो पॉलिटिक्स इस तरह चल रही है वो ओपनली खुल के तो नहीं कहते, लेकिन बहरहाल उनका कहना ये है कि जो कश्मीर का कॉज है, कश्मीर का जो कश्मीरियों के सेंटिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी को सपोर्ट किया जाए। रियासत मुल्क का ये पैकेज ब्रैडफोर्ड से। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तारीख जूं करीब आती जा रही है, बरतानिया में भी ब्रिटिश पाकिस्तानियों की जोर तोड़ की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हल्का इंतखाबात LA 34 जम्मू 1 की सीट पर से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान करता हूँ और वहाँ मौजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार सरदार अजायब एडवोकेट की हमायत का ऐलान करता हूँ। ब्रैडफोर्ड में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक तकरीब में सियासी रहनुमाओं का कहना है कि कम्यूनिटी शऊर का मुजाहरा करते हुए ऐसी जमात की हमायत करें जो नजरियाती तौर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ मुखलिस हो। कोई लोग कामयाब होते हैं जो नजरियात के साथ खड़े रहते हैं और अपनी पुख्तगी का एसार बनाते हैं, और जब जमात मुश्किल वक्त में हो उस वक्त आप जमात के साथ तामुन करें, जमात के साथ शामिल हों, तो ये बात बनती है। आज़ाद कश्मीर जी एक आज़ाद रियासत है, उसने आज़ाद लफ्ज़ लिखा गया है, लिहाजा मैं समझना कि जितनी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टियां ना उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासत च हिस्सा नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही सियासी पार्टियां जड़ियाँ ना उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासत च हिस्सा करना चाहिए। मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अपनी कैंपेन किस तरह लेके चल रही है, वो क्या कह रहे हैं। अभी तक वादे जो हैं वो कश्मीरियों के बारे में कम हैं, और ये सेंटिमेंट जो है ये हमें बाकायदा आपकी जो फीडबैक है जो हमें पाकिस्तान से बाहर से आ रही है उसके अंदर भी सेंटिमेंट नज़र आता है, और आपके जो सेंटिमेंट है उसको भी कल से इंशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे हम, कि जो लोग हमें नॉर्थ अमेरिका से और इंग्लैंड से लिख रहे हैं, सिर्फ अभी तक जो उसको शामिल ना करने का एलिमेंट था वो इस वजह से था कि उसमें जो बातचीत है वो प्रोग्राम की तारीफ़ी बातचीत है और जनरल कमेंट है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे बार बार यही है कि जिस वक्त आप लिखते हैं हमारे नंबर के ऊपर, और जो नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी आता है 00923172484709, और ट्विटर के ऊपर भी जो मुझे आपने पर्सनल प्रेज़ करनी है या जो मुझे पर्सनल क्रिटिसाइज़ करना है वो एक तरफ रख के, अगर आपके पास कोई ज़हन के अंदर ऐसी बात है जो आप कश्मीरी होते हुए उठाना चाहते हैं तो दैट वुड बी मोर अप्रिशिएटेड, लेकिन कल से उसको भी शामिल करेंगे। उससे पहले ये सुन लेते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो कश्मीर में क्या कह रही है। जिंदाबाद दीर कोट वालों, जिंदाबाद। तो वो जलसा जो था ना जिसका आगाज, एक तो आपकी क्या करे इमरान खान बेचारा, आपकी इलेक्शन मुहिम, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी कि सिलेक्टेड को सब कुछ छोड़ के आजाद कश्मीर आना पड़ा, और आया भी किसके पास, कोई नई नवेली एक पैसे बनाने की मशीन ढूंढी है बाग में, किसी गरीब के पास तो वो जाता नहीं। उसने सोचा कि नून का जवाब देने के लिए, नून के जुनून का जवाब देने के लिए ऐसा करता हूं, बाग से इलेक्शन कैंपेन शुरू करता हूं, क्योंकि बाग में एक कैंडिडेट पीटीआई का ऐसा खड़ा है जिसका दूर दूर तक पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बहनों, मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगाना। अब 25 जुलाई को आपके नारे का
आपके मार्के का दिन आ गया है। 25 जुलाई को सिर्फ वोट को इज्जत नहीं दिलानी, बल्कि अपने वोट पर पहरा भी देना है। और जब तक आपको दस्तखत शुदा रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, आपका कैंडिडेट राजा फैसल आजाद जीत नहीं जाता अल्लाह के फजल करम से, तो घरों को वापस नहीं आना। और अगर कोई वोट चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना ना धीर कोट वालों। हम ये बदकिस्मती से जो गलत रास्ते पे चले गए थे, भीख मांग के, कर्जे लेके गुजारा करना, एड लेके दूसरों की जंगों में शामिल होना, अपने लोगों का नुकसान करवाना, अपनी इज्जत खोना, कोई भीख मांगने वाले की और कर्जा मांगने वाले की इज्जत नहीं करता। आप आजमा के देख लें, नौजवानों, आप आजमा के देख लें। लोगों से तो दूर की बात है, अपने मां बाप से जरा पहले दिन पैसे मांगे, दूसरे दिन कर्जे मांगे, तो तीसरे दिन देखना मां बाप आपकी तरफ किस नजर से देखते हैं। भाइयों से आजमा के देख लें। देखें, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह से जब आप मांगते हैं वो खुश होता है, वो आपको नवाजता है। इंसानों के सामने जो हाथ फैलाता है कोई उसकी इज्जत नहीं करता। नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने, आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। नाज़रीन, ट्रेंड आपने देखा, वो बातें जो है वो आप सुन रहे हैं। डेफिनेटली आप तो वहाँ से वोट नहीं डाल सकेंगे, लेकिन आपकी जिससे बात होती है तो आप भी जो अगर आपकी रिश्तेदारों से बात हो रही है उनका सेंटिमेंट अगर आप सुनते हैं वो भी हमारे से शेयर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे तो हमारी बात लंदन के अंदर दो जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान PTI के, उनसे होगी एक ब्रेक के बाद। और आज ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। लंदन चलते हैं, हमारे साथ राशिद हाशमी जो हैं PMLN के UK का जो ऑफिस है उसके मीडिया सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं। राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद, आपसे जो बात करनी है हमने, यहाँ पे तो आपके जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उनसे हमारी बात चलती रहती है। आप चूँकि वहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे हैं, वहाँ बैठ के आप किस तरह देख रहे हैं कि आपकी कैंपेन जो है वो किस तरफ जा रही है? और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो तो अगर आपको होगा अगर आपकी सीटें जो हैं वो आपसे छीन ली जाएं। जी आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर मैं कुछ ऐसी बात करूँगा कि हमारी कैंपेन कैसी जा रही है तो वो कुछ लोग ये कहेंगे, चूँकि मैं PMLN को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अब ये देखें कि जिस तादाद में अवाम वहाँ पे निकल रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि आवाज़े खल्क़ को नकारा खुदा जानो वाला मामला है यहाँ पे, कि हज़ारों के मजमे आज़ाद कश्मीर में आज तक तारीख में कभी नहीं हुए जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पे निकल के लोगों को मोटिवेट किया है। और आप देखें कि जलसागाह तो भरी ही होती है, वो जिन जिन मौज़ूआत से, जिन कस्बों से, जिन इलाकों से गुजरे हैं, वहाँ पे भी
अनप्लान किस्म के जो रश और जो ना वहाँ पे जो इंतखाबी रैलियों का सा समा होता है, और वहाँ पे रुक रुक के जहाँ पे लोग जिस तरह उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं और जिस तरह एक अपने जो अकीदत का और मोहब्बत का मियां साहब के साथ इजहार कर रहे हैं, तो वो तो अनप्रेसिडेंट है कि कम से कम आज़ाद कश्मीर में जितनी हमारी उम्र है हम लोगों ने तो इस तरह के जो है सियासी जलसों में जो ना वो जो चीज़ें नहीं देखी। जहाँ तक आपने देखा कि दूसरी जानिब अगर देखें कि कल वज़ीर आज़म साहब जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं वो वहाँ पे गए, आज़ाद कश्मीर में गए, उनके साथ अमीन गंडापुर साहब भी गए। पहली बात तो ये कि गंडापुर साहब को जो इलेक्शन कमीशन ने मना किया कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कैंपेन में हिस्सा ना लें। इसी तरह जो एक मुंतखब ओहदेदार होता है, कोई भी असम्बली का मेंबर होता है, वो इलेक्शन ज़ाब्ता के मुताबिक वो वहाँ की कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। हम लोगों ने भी 10 का इलेक्शन देखा, लेकिन हमारे वहाँ पे जो इलेक्टेड जो कौमी या सूबाई असम्बली के जो मेंबरान होते थे वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दाखिल नहीं होते थे जब पे वो इलेक्शन हो रहा था, क्योंकि अलाउड नहीं होता। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म साहब और साथ उनके जो अली मीन गंडापुर हैं वो किस कानून और कायदे के तहत देखें। अली जो गंडापुर साहब जो हैं वो तो कल रात की खबरों के मुताबिक कश्मीर छोड़ चुके हैं। उन्होंने फाइनली बात मान ली है जो उनको कहा गया था, जो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनको रोक कोई नहीं सकता, वो जहाँ मर्जी जाना चाहें, वो अपनी पार्टी की जो कैंपेन लेके चल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखें जो कैंपेन्स हैं, जो आपने कहा जो अकीदत का एहतराम का जो आप जो मनाजर देख रहे हैं वो एक तरफ है, इलेक्शन की जो सियासत है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। कश्मीर के अंदर हमने देखा है कि जो बरादरी है, जो लोग अपनी अपनी जगहों से इलेक्शन लड़ते हैं, वो बाज़ औक़ात पार्टी के वेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमने मुख्तलिफ इलेक्शन के अंदर देखा है। कश्मीर की आप सियासत आमतौर पर लोगों का ख्याल ये है कि वो इलेक्टेबल्स की सियासत है। आपकी पिछली दफ़ा जो है वो 2/3 मेजॉरिटी थी, इस दफ़ा आपकी उम्मीद क्या है? ये छोड़ दें कि अगर इलेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारा अगर मैंने सुना है इन सारी तकारीर में कि अगर शफाफ और शफाफ होते हैं, अगर नहीं होते तो फिर आपकी पार्टी जो कि हुकूमत में रही है 2/3 मेजॉरिटी के साथ रही है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि वो इसको रोके कि ये शफाफ और साफ हों इलेक्शन, इसमें अगर मगर ना हो? देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल के पहले से की तरफ चलता हूँ कि अगर इलेक्शन शफाफ नहीं होते, मेरा ख्याल है कि 10 का इलेक्शन के अंदर हमने जो PMLN ने जो एक मैसेज देना था धांधली करने वालों को, उसी चीज़ को अगर हम लोग अप्लाई करते हुए AJK के इलेक्शन में आते हैं तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि किस तरह इलेक्शन में धांधली की जाएगी अनटिल के बिल्कुल वहाँ पे सामने बैठ के जो ना मोहर लगाई जाए। हमारा प्लान ये है कि हमारे तमाम हल्का में तमाम पोलिंग स्टेशन के बाद जो हमारे कारकुनान वहाँ पे अपने मोबाइल फोन्स, अपने कैमरास लेके बिल्कुल रेडी खड़े होंगे। जहाँ कहीं कोई रिपोर्ट आई कि हम लोग उसे रिपोर्ट एंड एक्सपोज की हम लोग जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि अनकरीब सम्राट चूंकि ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 दिन में बिगिनिंग ऑफ द वीक, कल परसों तक वो सारी चीजें हम लोग जो ना अपने जो तमाम जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले कारकुनान उनको हम लोग एजुकेट करेंगे, वीडियोस होंगी, उनके जो तरबीती प्रोग्राम होंगे वो होगा। एक तो बात ये होगी, और दूसरा सवाल का ये कि अगर इलेक्शन में धांधली हो जाती तो फिर क्या करना है। मेरे ख्याल में हमारी लीडरशिप ने बशमूल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और राजा फरूक हैदर साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि अगर धांधली हुई तो उसके खिलाफ हम लोग कहीं और नहीं, सीधा इस्लामाबाद में जाके ना धरना देंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इन मामला को जो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाएगा। राजा साहब ने तो ये कहा कि मैं इनको इनके घर तक पहुंचा के आऊंगा, उनके अल्फाज ये थे कोर्ट एंड कोर्ट। तो ये मामला तब सबके सामने है कि पिछले इलेक्शन में जैसे कि आपने फरमाया कि हमारी 2/3 मेजोरिटी थी, जी बिल्कुल, हमारे 45 में से 31 सीट थी PMLN यूके की, और पीपल्स पार्टी की 3 सीटें थी, 2 सीटें PTI की थी। उम्मीद क्या है, कितनी सीटें जीतेंगे आप? उम्मीद ये है कि हम लोग अपनी जो इंशाल्लाह जो हमारी देखें पिछली हुकूमत की कारकर्दगी और लोगों का जो हमारे जलसों में आना है उसको देखते हुए हम लोग कम से कम पिछली जो है हमारे जो नंबर है उसको तो सस्टेन करेंगे, इफ नॉट मोर। राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि आपकी पार्टी जो है उसकी शोइंग कैसी है। आपकी जो उम्मीदें डेफिनेटली वो हर पार्टी की होती हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं, कैंपेन जो है वो भी चल रही है और डेफिनेटली वी आर कीपिंग एन आई, एंड बाकी सारे लोग जो हैं वो भी इसको सारी चीज़ों को देख रहे हैं। विल क्रॉस ओवर टू रूमी मलिक जो लंदन में ही है, फोकल पर्सन है PTI के, उनके साथ बात करते हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। मलिक साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर बड़ी सपोर्ट है पीटीआई की, इमरान खान की, तो इस जो कश्मीर का इलेक्शन है, आमतौर पर पहले पीटीआई कश्मीर के अंदर इस तरह नज़र नहीं आती थी जिस तरह इस दफ़ा नज़र आ रही है, तो जो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी है उसकी क्या फीलिंग है इस इलेक्शन के बारे में? अमर गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल रहा है उनका, चाहे ये पाकिस्तान का इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर का, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा कश्मीरी यहाँ पे हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने, हम शायद पाकिस्तानियों ने इतना अपना घर बार वहाँ पे नहीं बनाया, अपने एसेट नहीं किया हुआ घर, इन लोगों ने तो अपने आज़ाद कश्मीर में अपने घर ये जाते भी बहुत ज़्यादा है, इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और इस वक्त पूरे यूके में एक माहौल बना हुआ है, लोग यहाँ पे भी मीटिंग कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली तौर पे 2-3 मीटिंग अटेंड करके आया हूँ मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, तो वहाँ पे लोगों का जज्बा काफ़ी हद तक बड़ा हुआ है कि ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोई तब्दीली आए। और तब्दीली का मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे जिस तरह की पहले गवर्नमेंट आई थी दूसरी गवर्नमेंट आए और करे कुछ ना, लेकिन अब जो हालात इंशाल्लाह चेंज होंगे वहाँ पे, पीटीआई की अगर गवर्नमेंट आती है तो लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पीटीआई की गवर्नमेंट से कि ये वहाँ पे। मलिक साहब, इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो पाकिस्तान में भी थी, और प्राइम मिनिस्टर खुद तो जो है वो बड़ी तारीफ करते रहते हैं कि बाहर बैठा हुआ जो पाकिस्तानी है वो बड़ी रेमिटेंसेस भेजता है, उसका बड़ा रोल है, और रेमिटेंसेस जो हैं वही पाकिस्तान चला रही हैं, ये उनके वर्ड है, मेरे नहीं हैं। तो लेकिन वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हुई, उनकी ज़मीनों पे अभी भी कब्ज़े होते हैं, उनके जो खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो उसमें वही धक्के खाते फिरते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया कल को पीटीआई जो है जिस तरह वो कह रही है कि हम वहाँ पे भी हुकूमत बनाएंगे, तो फिर ये सिर्फ पार्टी की हुकूमत बनेगी, इनकी कामयाबी होगी, या लोगों की जो है बात वो भी सुनी जाएगी? अमर साहब, आपने जो बात किया, आज से पहले ये गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले कभी कोई ऐसा पोर्टल बना था जहां पे आपकी डायरेक्ट सुनवाई हो रही हो इमरान खान साहब तक, प्राइम मिनिस्टर तक? कभी किसी ने ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर ने आके कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है किसी से कि मेरा ये इशू है और उसी वक्त हल किया जा रहा है? आप देखें कि ओवरसीज में जुल्फी बुखारी ने अपना एक अलग पोर्टल बनाया हुआ था, उसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने एस्टेब्लिश किया अपना पोर्टल। तो ये लोग जो ग्रैबिंग हुई है ये आज का मसला नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है ये लैंड माफिया तो पाकिस्तान में बड़ा सरगर्म है, और इनको काबू करना। आपको याद होगा कि गवर्नर पंजाब भी हाथ खड़े कर गया था नून लीग के दौर में कि मैं अपनी जमीन को नहीं छुड़ा सकता इनसे, लेकिन आस्ता आस्ता सिस्टम ठीक हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 2 साल में और ज्यादा बेहतरी होगी। एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दें कि आप बरतानिया में रहते हैं, वहाँ पे भी जो है पॉलिटिक्स इस वक्त काफ़ी बिखरी हुई है, लेकिन सियासत जो है मलिक साहब, वो आपको भी पता है कि वो आपस में मिल बैठ के बात करने का नाम है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का नाम नहीं है। लेकिन पीटीआई के ऊपर एक इल्ज़ाम ऑलरेडी लगना शुरू हो गया कि वो किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो अगर फ़र्ज़ किया कश्मीर के अंदर उनको वो सक्सेस नहीं मिलती कि वो हुकूमत बना सकें, तो फिर तुमको किसी न किसी के साथ मिल के बात करनी पड़ेगी, किसी के साथ बैठ के हुकूमत चलानी पड़ेगी। तो ये जो टेम्परेचर उठा हुआ है एक दूसरे के बारे में चोर डाकू कहने का, ये पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलेगी? मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। जो लोग भी ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और ये हम लोगों को नहीं, पाकिस्तान की जो अवाम है, जो आने वाली हमारी नस्लों को ये गलत पैगाम दे रहे हैं। ये चाहे पीटीआई के लोग हों, नून लीग के होंगे, पीपल पार्टी के लोग हों, इनको ये अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में आप जब तक बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छी बात की है कि कोई भी जमात जो है, कोई जमात और कोई लीडरशिप जो है, वो अगर उसे सियासत करनी है तो एक दूसरे के बारे में इस तरह की ज़बान जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी बात इस्लामाबाद में अफजल भट्ट साहब के साथ होगी। उनसे पूछेंगे कि कश्मीर की सियासत जो है आखिरी दिनों के अंदर इलेक्शन से पहले किस तरफ जा रही है, क्या ट्रेंड्स उन्हें नज़र आ रहे हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद चलते हैं। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नेशनल प्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और कश्मीर की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, 4 दिन रह गए इलेक्शन के अंदर, आप क्या समझते हैं कि जो कुछ हमने जलसे जुलूस देखे हैं उसको एक तरफ रख दें, जो लोग अटेंड कर रहे हैं जलसा, जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, आपको क्या लगता है कि फीलिंग क्या है कि किस तरफ जाएगी सियासत? कौन सी पार्टी जो है वो जीतती नज़र आ रही है और कौन सी पार्टी आप समझें कि उसको मिल के हुकूमत बनानी पड़ेगी? देखें, पहली चीज़ तो आप समेत तमाम नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि ये आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख़ का पहला इलेक्शन है जिसमें कोई सियासी इत्तेहाद इलेक्शन से पहले नहीं बन सका और किसी भी एक सीट या 2 सीटों पे सीट टू सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। ये 70 के बाद पहला मौका है। हर इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद भी बनते हैं और बहुत से हल्कों में सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी होती थी, लेकिन ये पहला इलेक्शन है 70 के बाद कि जिसमें ना तो कोई सियासी इत्तेहाद बना है ना सीट टू सीट एडजस्टमेंट हुई है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत से अपसेट होंगे कि बहुत से लोग जो ये तवक्को लगाए बैठे हैं और बहुत से तजिया नगारों की जो मैं बातें सुनता हूँ तो मैं समझता हूँ कि 25 की रात को इनके तमाम दावे और तमाम तजिए गलत साबित होंगे, क्योंकि अगर मैं भट्ट साहब आपने इम्पोर्टेंट बात की है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। देखें, पीटीआई जो है जब से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस सिचुएशन में आई है, इस पोजीशन में आई है कि वो हुकूमत बना सकी और उसने मतलब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन जीता है वो तो किसी के साथ अलायंस करने की मूड में नहीं होती। तो फिर फ़र्ज़ किया अगर वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत में है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में है, पंजाब में हुकूमत में है, केपी में है, बलूचिस्तान के अंदर भी आप ये समझिए बैप के साथ वही बैठी हुई, सिर्फ सिंध जो है वो उनकी हुकूमत वहाँ नहीं बन सकी, नंबर उन्होंने बड़े वहाँ पे भी कराची में जीते, तो वो क्यों अलायंस करेंगे? जो कॉन्फिडेंस है पीटीआई को इस वक्त, वो तो ये समझते हैं कि वो जहाँ इलेक्शन लड़ेंगे वो ये सारा कुछ जो है वो समेट के ले जाएंगे, तो वो क्यों जो है किसी को ऑफ़र करेंगे कि ये हमारे साथ अलायंस कर लें? देखें, हर सियासी जमात जो है वो ज़ाहिर है कि अपने वर्कर के ऊपर अपने कैंडिडेट को सामने रखते हुए यही समझती है कि उसके नतायज जो हैं वो बहुत पॉजिटिव आएंगे। लेकिन जब हम आज़ाद कश्मीर के 33 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ अगर आपने 25 सीटें जीतनी है तो आपके पास कम से कम 30 पोटेंशियल कैंडिडेट होने चाहिए। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप भिंबर से लेकर ताऊबट तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठ जाएं और उन्हें कह दें कि आप अपनी लिस्ट मुझे बनाकर दे दें कि आपके कौन से 30 पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। किसी सियासी जमात के पास पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों रन में है, किसी के पास 30 पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है। इट मीन्स कोई सियासी जमात 25 सीटें जीतने की पोजीशन में नहीं होगी। इसलिए मैं आज आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगा कि आइंदा हुकूमत मुझे मखलूत हुकूमत बनती नज़र आ रही है, कोई सियासी जमात अकेली हुकूमत नहीं बना सकेगी। भट्ट साहब, ज़बरदस्त बात कर दी आपने। मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ किया मखलूत हुकूमत बननी है और पीटीआई जो है वो उतनी सीटें हासिल नहीं कर सकती कि उसके साथ कोई बैठे, तो उसके साथ तो सिवाय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कोई और बैठने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो उसकी सियासत चल रही है पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, तो उनके साथ कौन बैठेगा? तो क्या आप ये समझते हैं कि एक आउटसाइड चांस ये भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जो है वो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ दूसरा जो एक जमात है वो है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में इम्कान है वो 1 या 2 सीटें ज़रूर हासिल कर लेगी और मोस्ट लाइकली वो भी है कि वो पीटीआई की इत्तेहादी बनेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ 2 सियासी जमातों के सरबराहों की मुलाकात हुई है इस रिसेंट इलेक्शन से पहले। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान साहब थे और दूसरे जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के सरबराह हसन इब्राहिम खान साहब थे। इन दोनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और दोनों इस बात पे इत्तफाक कर चुके हैं
एज प्रेसिडेंट पीटीआई इमरान खान साहब के साथ कि हम इलेक्शन जीतने के बाद आपके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जब आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 25 सीटें चाहिए हों तो वहाँ 1-2 सीट भी बड़ी मैटर करती है। तो इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का टिल्ट जो है वो पीटीआई के जानब होगा। लेकिन मुस्लिम लीग के भी तो बंदे टूट के गए हैं पीटीआई के अंदर जो इलेक्टेबल्स थे। देखिए ये शायद मैं अभी जो बात आपसे करने लगा हूँ ये आप भी ना माने और कोई भी आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाला जो तजिया नगार है वो इस बात को तस्लीम ना करे कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब तक गैर जानबदार है। अब तक से मुराद ये अगले 4 दिन भी गैर जानबदार रहेगी। यानी मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर अब तक गैर जानबदार है तो अगले 4 दिन भी गैर जानबदार रहेगी। लेकिन दूसरी सियासी जमात ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की मैं बात करना चाहूँगा, वो खौफजदा हैं। वो इस बात को अंदर बैठकर मानते हैं जब हमारी मेन कैंडिडेट के साथ बात होती है कि अब तक तो हमें कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई। मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1-2 इलेक्टेबल कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ 8-10 मुलाकातें कर चुके थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 1-2 और इलेक्टेबल पीटीआई की लीडरशिप के साथ एंगेज थे, लेकिन वो शामिल उस वक्त तक नहीं होना चाहते थे जब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानब से उन्हें कोई गारंटी ना मिलती। वो उधर देखते रहे, उधर से गारंटी नहीं मिली, इसलिए वो वापस पीपल्स पार्टी की सफों में चले गए पीपल्स पार्टी के लोग, और मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो वापस मुस्लिम लीग नून में आ गए। मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 2 लोग टूटे हैं, एक चौधरी शहजाद साहब मुजफ्फराबाद से, ठीक है, एक बाग से मीर अकबर टूटे हैं, और दोनों ज़ाती वजूहात की बिना पर गए हैं। ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट इटसेल्फ एक बड़ी पार्टी है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल दें, क्योंकि देखें इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो तो ऑन पेपर तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के पास है, जिनका एक लॉन्ग करियर है कश्मीर की पॉलिटिक्स में। वो दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के भी सरबराह रहे हैं, और उससे पहले लिबरेशन लीग, और उसके बाद जो उन्होंने खुद पार्टी बनाई थी। लेकिन ये जो तनवीर इलियास साहब वाला एलिमेंट है, कल भी जिस प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं तो जो पोस्टर जहाँ पे भी थे, हो सकता है कि वो उनका हल्का हो तनवीर इलियास साहब का, तो जो बैनर्स लगे हुए हैं, जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उसके अंदर तो इमरान खान के साथ तस्वीरें तनवीर इलियास साहब की नज़र आ रही हैं। तो क्या पार्टी के अंदर खुद भी जो है वो रिफ्ट पड़ी हुई है और ये जो है पार्टी को नुकसान पहुँचा सकती है? ये जो मैंने आपसे बात की थी ना कि मुझे लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ अकेली हुकूमत बना सके, उसकी मेन वजह यह है तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली। इलेक्शन से पहले तक एक आदमी के हाथ में क़यादत होती तो वो पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ लेकर जा सकता था, और ये बाद में 25 के बाद फैसला कर लेते कि वज़ीर आज़म किसने बनना है, तो पार्टी बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन रन में जा सकती थी। अब इलेक्शन से पहले ये जो तकसीम हुई कि एक धड़ा खुल के जो है वो तनवीर इलियास साहब के साथ चला गया, एक बैरिस्टर साहब के साथ चला गया, और दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक तीसरे जो बड़े इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हैं और जिनके पर के मतलब कहा जा सकता है कि वो वज़ारत उज़्मा के अगर कोई मौका मिला तो पीटीआई की तरफ से मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, वो साबिक स्पीकर इनवारुल हक साहब हैं, जो साबिक कोर कमांडर के भाई भी हैं। वो भिंबर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, और भिंबर और मीरपुर में ये दोनों हल्के बैरिस्टर साहब के और उनके साथ जुड़े हुए हैं। बैरिस्टर साहब खुल के मुखालफत कर रहे हैं अनवारुल हक के हल्के में जाकर। एंड 1-2 सवाल बादशाह साहब से पूछना चाहूँगा कि जो बाकी जमातें, हमने 3 बड़ी जमातों को तो जो है वो डिस्कस कर लिया, चूँकि अब पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें वही हैं, वही देखने में आ रही हैं कश्मीर में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है क्विकली इसके ऊपर? और फिर गौरी साहब एक बात ज़रा तस्दीक करना चाहता हूँ मैं कि बहुत से लोग बार बार हुकूमत के लोग मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाकर दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने टोटल 8 या 10 कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये आपके प्रोग्राम में ज़रा मैं तस्दीक करना चाहता हूँ कि 45 इंतखाबी हलकों में 44 कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। खड़े हैं
लिस्ट पूरी है उनके पास। जी जी बिल्कुल। ये अलग बात है कि किसी हल्के में वो स्ट्रांग होंगे, किसी में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इसी तरह नून लीग के भी 44 हैं, उनके भी 45 नहीं है। अच्छा, इसका भी जवाब दे दें। जो बाहर सीटें हैं, जो 12 रेफ्यूजीज की सीटें हैं, अगर ये बात जो है सुनने में आती है वहाँ पे कि जनाब जो कारकर्दगी है पीटीआई की उसको देखते हुए कि आज इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पंजाब के अंदर दोबारा इलेक्शन स्वीप कर जाएगी, उसको छोड़ दें, वो करती है नहीं करती। ये जो रेफ्यूजीज़ की सीटें हैं पंजाब के अंदर, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की क्या शोइंग हो सकती है? देखें, ये जो दोस्त बैठकर बात करते हैं ना कि वहाँ पीटीआई 25 सीटें ले सकती है, 28 ले सकती है, वो ये 12 सीटें जो हैं वो डायरेक्ट पहले पीटीआई की जेब में डालकर 13 से गिनती शुरू करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी 28-30 सीटें हो जाएंगी। चलिए ठीक है। अब मुझे क्विकली बता दें कि जो बाकी जमातें, जिस तरह देखें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो तहरीक लबैक ने भी खड़े किए हुए हैं। ये अजीबोगरीब सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक अभी तक जो है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसको यहाँ इजाज़त दी गई है इलेक्शन में शामिल होने की। जमात इस्लामी का बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग हब होता था, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वोट तोड़ने की हद तक, वो सीटें कितनी जीतते हैं वो नहीं। जो बाकी जमातें हैं, यानी 3 बड़ी जमातों को छोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तहरीक लबैक, जमात इस्लामी और जो बाकी हैं एंड प्लस इंडिपेंडेंट, आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये कितना असरअंदाज हो सकते हैं टोटल वोट काउंट के ऊपर? वंस अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, मसलन राजा फ़ारूक हैदर के हल्के में जमात इस्लामी का कैंडिडेट की वजह से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो राजपूत ट्राइब से है। मुश्ताक मिन्हास के हल्के में अब्दुल तुराबी साहब लड़ रहे हैं, ये मुश्ताक मिन्हास के इत्तेहादी थे, वो फिर अगेन मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा जमात इस्लामी का। लेकिन जब आप मीरपुर की बेल्ट में आते हैं तो यहाँ जमात इस्लामी बाद हल्कों में कोटली मीरपुर में पीर पार्टी का और पीटीआई का नुकसान भी करेगी। इसी तरह तहरीक लबैक का यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस ट्राइब का बंदा नून लीग का कैंडिडेट है, अगर उस ट्राइब का बंदा पीटीआई का कैंडिडेट होगा तो वो उस ट्राइब का वोट तोड़ेगा। अगर नून लीग के ट्राइब का बंदा पीटीआई का कैंडिडेट होगा तो उस कबीले का वोट वो तोड़ेगा। जमात का वोट यहाँ पर कम है, मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ शख्सियात के और ट्राइब के वोट ज़्यादा है। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ बातचीत हुई। और नाजरीन, इस प्रोग्राम को बंद करते हुए सिर्फ ये कहना ज़रूरी है कि देखें कि जो बात सामने आ रही है, पार्टियां और पार्टी लीडर जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जो बात बड़ी वसूख से कही जा सकती है कि अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे बरादरी जो है और उसके अंदर जो कैंडिडेट है उसका वेट ज़्यादा है पार्टी के वेट से, तो फिर कौन सी पार्टी किसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, वहाँ पे बरादरी कौन सी है, बरादरी किसको खड़ेगी। और अगर फ़र्ज़ किया एक ही बरादरी के अंदर से 2 मेन जमातें लड़ने वाली जो हैं वो लड़ रही हैं, तो फिर जो कैंडिडेट है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर ये मामला जा सकता है। लेकिन भट्ट साहब का ये कहना है कि इस तरह नहीं होगा कि कोई एक पार्टी जो है स्वीप कर जाए, और जो ये कह रही है वो शायद अभी ख्वाब देख रही है। अभी 4 दिन बाकी हैं, इन सारी चीज़ों पर मज़ीद बात भी होती रहेगी। आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।